हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विथ मी में। और आज हम लोग व्याकरण के एक ऐसे चैप्टर से रूबरू होंगे जो हमारे एग्ज़ाम में कंपलसरी पूछे जाते हैं। अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से क्रिया चैप्टर से। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रिया के बारे में। आप हमारे वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो लाइक आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज हम बात करेंगे क्रिया के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रिया होती क्या है। तो क्रिया क्या होती है इसके बारे में, या क्रिया का निर्माण कैसे होता है, हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्रिया कहते किसे। जो यहाँ पर क्रिया की बात हो रही है वह एक शब्द की बात हो रही है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है। तो इसकी परिभाषा निकल के आती है कि जब किसी शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो हम उसे क्या शब्द देते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक। और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्रिया का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो क्रिया का निर्माण होता है धातु के द्वारा। क्रिया का निर्माण किसके द्वारा होता है, धातु के द्वारा होता है। और एक परिभाषा इसकी बनती है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह धातु क्या होता है, यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे ही हम कहते हैं धातु। अगर हम बात करें, एक शब्द लिखा है जाना, ठीक। तो यह तो क्रिया हो गई। जिस शब्द के अंत में यदि ना लगा हुआ है तो वह क्रिया का बोधक होता है और उसमें धातु निकलनी चाहिए, या संज्ञा के रूप में भी निकलता है। ठीक। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ठीक। और देखिएगा, अब यहाँ पे धातु कितने प्रकार की होती हैं। धातु के दो प्रकार होते हैं, एक मूल धातु होता है और एक यौगिक धातु होता है। मूल धातु का मतलब होता है कि इसमें जो क्रिया होती है अपने मूल रूप में होती है और उसमें किसी भी प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। और जबकि यौगिक धातु में क्या होता है कि मूल धातु में प्रत्यय का प्रयोग करके हम यौगिक धातु का निर्माण करते हैं। जैसे देखिएगा, जा है तो मैंने लिख दिया जाना, खा है तो मैंने लिख दिया खाना, पी है तो मैंने लिख दिया पीना। आएगा समझ में। यानी कि इसमें लास्ट में हमने ना जोड़ करके क्या बना दिया, यौगिक धातु बना दिया। तो यौगिक धातु में किसे कहेंगे कि जब दो क्रियाओं के मेल से एक क्रिया का बोध होता है, या हम किसी प्रत्यय के द्वारा किसी क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे पीना शब्द है, मैंने लिख दिया पिलाना, तो आना प्रत्यय हुआ। यानी प्रत्यय के प्रयोग से ही हम यौगिक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि यौगिक शब्द के कितने भेद होते हैं। तो यौगिक शब्द के मूल रूप से तीन भेद होते हैं। एक प्रेरणार्थक क्रिया होती है, एक यौगिक क्रिया होती है, एक नाम धातु क्रिया होती है। आया समझ में। ये सब धातुएं हैं। अब देखिएगा, जैसे मूल धातु यहाँ पर है, ठीक। मूल धातु यहाँ पर उठ है, ना जोड़ दिया, यौगिक होगा। लेकिन जो भेद आपको मैं बताया हूँ इसमें आप देखते हैं, प्रेरणार्थक धातु या प्रेरणार्थक क्रिया हम उसे कहेंगे जो जिसमें क्रिया जो है कर्ता स्वयं ना करके किसी के द्वारा करवाता है, जैसे उठाना या उठवाना। तो यहाँ पर इसे हम प्रेरणार्थक धातु के रूप में भी कह सकते हैं। यौगिक क्रिया का मतलब, जब देखिएगा यौगिक, यहाँ पर भी यौगिक है, यहाँ पर भी यौगिक है। यहाँ पर धातु की बात हो रही है लेकिन यहाँ पर क्रिया का रूप के बारे में बात हो रही है। जैसे उठ बैठना, तो यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही है, एक उठना हो रही है और एक बैठना हो रही है। तो उठना और बैठना, तो यहाँ पे दो प्रकार की धातुओं का योग हुआ, तो हम कह सकते हैं यह यौगिक धातु से क्रिया बना हुआ है। अब देखिए नाम धातु क्या होता है कि जब किसी संज्ञा, नाम धातु का निर्माण किसके द्वारा होता है, संज्ञा या विशेषण में यदि किसी प्रत्यय और विशेष करके आना प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक ना। संज्ञा या विशेषण में आना प्रत्यय का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, नाम धातु। जैसे गाली शब्द है, गाली एक संज्ञा है, तो अब इससे शब्द एक बन गया गरियाना। ठीक। उसी तरह से बात है तो बतियाना, लात है तो लतियाना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लतियाना किस प्रकार की क्रिया हुई, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो आप नाम धातु क्रिया के अंतर्गत उसको रखेंगे। नाम धातु के अंतर्गत संज्ञा या विशेषण में यदि कोई प्रत्यय लगा करके क्रिया का निर्माण होता है तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे
क्रिया के भेद के बारे में, क्रिया के भेद इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दिखेगा क्रिया के तो बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो फैक्ट है, मैं उसको आपको बताऊंगा। क्रिया के हमेशा दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। देखिएगा सकर्मक क्रिया क्या होती है, जब कर्म के साथ क्रिया होती है, कर्म के साथ क्रिया होती है, ठीक। और अकर्मक क्रिया का मतलब होता है क्रिया के साथ कर्म का न होना, क्रिया का होना, ठीक। ये परिभाषाएं हो गई। सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। अभी तक आप लोग यही जानते होंगे कि सकर्मक क्रिया यानी कि जिस क्रिया के साथ कर्म होती है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो आइए हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया। जो वाक्य के थ्रू अगर हम देखते हैं तो जो क्वेश्चन बनता है वह कई वाक्य दिया होता है, उसमें पूछा जाता है कि इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है या अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में देखिएगा सबसे पहले कर्म क्या होता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। हमने लिख दिया कि राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। तो सकर्मक क्रिया पहचानने का सबसे आसान ट्रिक क्या है कि यदि हम क्रिया से पहले क्या लगा करके क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना, क्रिया से पहले क्या लगा करके अगर हम क्वेश्चन करते हैं, यदि क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो वह क्रिया क्या होती है, सकर्मक। जैसे राम पत्र लिखता है, क्रिया क्या है, लिखता है। क्या लिखता है, आंसर आपका निकल के आया पत्र। तो हम इसे कह सकते हैं, यहाँ पे पत्र आपका जवाब आया तो हम कह सकते हैं कि यह जो एग्जाम्पल है वह क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है। आएगा समझ में। अब इसके बाद देखिएगा मैं लिख देता है यहाँ पर, मैं यदि यहाँ पर लिख दूं कि राम रोता है, राम रोता है, ठीक, राम रोता है। तो राम रोता है क्रिया हो गई। अब यहाँ से पूछेंगे क्या रोता है, क्या रोता है, जवाब मिल रहा है, क्या रोता है, राम रोता है। ये तो किसका आंसर हुआ, कौन रोता है का आंसर हुआ। तो क्या का जवाब यदि आता है तो सकर्मक क्रिया, क्या का जवाब यदि नहीं आता है तो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। एक बात और इसमें है, देखिएगा जो सकर्मक क्रिया होती है वह दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया जो होती है वह दो प्रकार की होती है। देखिएगा सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका एक कर्मक, इसके दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। यानी ऐसी क्रिया जिसमें एक कर्म हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं, और ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म हो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल होंगे हमेशा क्या होंगे, सकर्मक होंगे। एक पॉइंट और आप ध्यान दीजिएगा कि द्विकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया हो सकती है, लेकिन सकर्मक क्रिया द्विकर्मक क्रिया नहीं हो सकती। जैसे मैंने अभी लिखा कि राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। तो यहाँ पर यह राम क्या लिखता है, यहाँ पर क्या का क्वेश्चन किया, मिला आंसर पत्र। तो हम कह सकते हैं क्या सकर्मक क्रिया है। मैंने लिख दिया यहाँ पर राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा। क्या मारा,
जवाब आपको मिलता है थप्पड़। क्या मिलता है? थप्पड़ मारा। और किसको? अब यहाँ पे एक चीज और मिल गया आपको, किसको का जवाब मिल गया। तो क्या का जवाब आया? तो एक कर्मक क्रिया। किसको का जवाब आया? किसको? श्याम को। यानी कि जब दोनों का आंसर मिल जाए तो अब आप कह सकते हैं कि वह क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। आई बात समझ में? यदि क्रिया से क्या से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन निकल करके आता है, यानी कि उसमें एक कर्म होगा तो एक कर्मक क्रिया होगी, और वह क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। यदि मैंने कहा कि राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, किस प्रकार की क्रिया है? एक कर्मक क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है? तो राम ने श्याम को थप्पड़ मारा। क्या मारा? थप्पड़ मारा। एक कर्म निकला। किसको मारा? श्याम को मारा। तो यहाँ पे दो कर्म निकला। तो एक कर्म और दो कर्म दोनों मिलाकर के कौन सा कर्म, कौन सी क्रिया बनेंगे? द्विकर्मक क्रिया। और द्विकर्मक क्रिया हमेशा सकर्मक हो सकती है, लेकिन सकर्मक क्रिया द्विकर्मक क्रिया नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखिए, ये भी सकर्मक क्रिया है, लेकिन इसे हम द्विकर्मक क्रिया कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एक ही कर्म का प्रयोग किया गया है। आएगा समझ में? अब देखिएगा, अकर्मक क्रिया के कोई भेद नहीं होते हैं। इसमें बस आपको इतना देखना है कि क्रिया पर सॉरी, इसमें हमें बस इतना ही देखना है कि इसमें कर्म है या नहीं है। कर्म नहीं है तो सीधे हम इसे कह सकते हैं कि क्या है? अकर्मक क्रिया। अब आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन के द्वारा हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और हम लोग गलतियां कहाँ पर करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आइए हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नोट करते हैं। हेलो गाइस, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि अकर्मक क्रिया बताइए। अकर्मक क्रिया आप लोगों को बताना है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? देखिएगा, अकर्मक क्रिया होती क्या है? मैंने आपको बताया था कि जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहां पर अकर्मक क्रिया होती है। इसमें आपको आंसर बताना है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, वह रात भर सोती रही, वासुदेव ही हमेशा दूहते हैं, उसने ही कहा था, रोहन रात भर पढ़ता रहा। इसमें आपको अकर्मक क्रिया बतानी है। तो आइए हम पहले ऑप्शन पे बात करते हैं। चूंकि पूछा अकर्मक क्रिया है तो हम क्रिया से क्या लगा करके क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा, क्या लगा करके क्वेश्चन करते हैं। इसमें वह रात भर सोती रही आपकी क्रिया हो गई। अब इसके क्या सोती रही, आंसर मिला? नहीं मिला। क्या सोती रही, आंसर मिला? नहीं मिला। वासुदेव ही हमेशा दूहते हैं, क्या दूहते हैं, इसका पता नहीं है। ठीक, उसने ही कहा था, क्या कहा था, इसका भी पता नहीं है। रोहन रात भर पढ़ता रहा, क्या पढ़ता रहा, इसका भी पता नहीं है। यानी कि सभी क्रिया कर्मक होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिएगा, इसमें एक नियम है कि यदि क्रिया से क्या से क्वेश्चन पूछने पर यदि संभावित कर्म मिलता है, संभावित कर्म, ठीक ना, तो क्रिया क्या होती है? अकर्मक नहीं, क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक। और ये संभावित का मतलब कि यदि क्रिया से क्वेश्चन क्या से करते हैं और कल्पना के आधार पर कोई क्रिया बाहर आती है, कोई कर्म बाहर आता है, तो उसे हम कहते हैं संभावित कर्म, या कल्पना के आधार पर एक कर्म का निर्माण करना। अब देखिएगा, वह रात भर सोती रही, क्या है ये? अब क्या का जवाब, क्या सोती रही, इसका जवाब कुछ भी नहीं मिल सकता। लेकिन वासुदेव ही हमेशा दुहते हैं, क्या दुहते हैं, क्या दुहते होंगे भाई, हमने कल्पना किया, क्या दुहते होंगे? हो सकता है शायद दूध दुहते होंगे, या ठीक ना। तो यहाँ पर संभावित उत्तर एक आ जाता है, दूध। आया समझ में? तो उसने ही क्या कहा, उसने ही कहा था, क्या कहा था, पता नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो जरूर कहा होगा। ये तो कल्पना आदमी ने कर लिया, ये संभावित कर्म हो गया। कुछ न कुछ कहा था, उसने ही कहा था, क्या कहा था, यानी कुछ न कुछ जरूर कहा होगा। रोहन रात भर पढ़ता रहा, क्या पढ़ता रहा का जवाब नहीं है, लेकिन हो सकता है रामायण पढ़ता हो सकता है कोई पुस्तक पढ़ रहा हो। यहाँ से कर्म की संभावना होती है। इन तीनों ऑप्शन में आप देख रहे हैं
इसमें कर्म में कर्म की संभावना है, लेकिन यहाँ पर कर्म में कोई संभावना नहीं है, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? वह रात भर सोती रही। ठीक ना। इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात हम करते हैं। ठीक है, ये अब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको सकर्मक क्रिया बताना है कि किस वाक्य में, किस सेंटेंस में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। पहले ऑप्शन पे हम आते हैं, छोटे छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं। कुछ लोग करते क्या है कि वाक्य को छोटा बड़ा देख करके सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया की बात करते हैं। ठीक ना, कि वाक्य यदि छोटा होता है तो अकर्मक क्रिया होती है, वाक्य यदि बड़ा होता है तो वह क्या होती है? सकर्मक क्रिया। लेकिन ऐसी धारणा बहुत जगहों पे गलत हो जाती है। आपको बात ध्यान रखना है कि इस वाक्य में कहा क्या गया है, किसके लिए कहा गया है, क्या कहा गया है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं। क्रिया क्या है इसमें? रोते हैं। क्या रोते हैं? क्या जवाब मिला? नहीं मिला। क्या रोते हैं का जवाब यहाँ पर नहीं मिला। अब देखिएगा, छोटे छोटे क्या रोते हैं, हम बोल देंगे कि छोटे छोटे बच्चे क्या रोते हैं? छोटे छोटे बच्चे। देखिएगा, वाक्य में कर्ता क्या है? ये छोटे छोटे बच्चे ही क्या हैं? कर्ता है। यदि क्या का जवाब कर्ता आएगा तो वह क्रिया हमेशा क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या का जवाब नहीं मिला। अगर हम क्या के जवाब के अंतर्गत छोटे छोटे बच्चों को रखते हैं तो वह क्या का जवाब नहीं है, कौन का जवाब है। आई बात समझ में? यानी कि यह आपका क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। जंगली जानवर भाग गए, लिखा हुआ है कि जंगली जानवर भाग गए। अब देखिएगा, भाग गए यह क्रिया हो गई। क्या भाग गए? अब देखिएगा यहाँ पर क्या का जवाब आप क्या दे सकते हैं? क्या भाग गए? जंगली जानवर। तो जंगली जानवर तो कर्ता हो गया। यहाँ पे भागने का काम करने वाला कौन है? ये जंगली जानवर। यानी कि यह कर्ता हो गया, यह क्रिया हो गई। कर्म तो इसमें है नहीं, तो क्रिया क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। पढ़ने वाले बच्चे देर तक नहीं सोते। क्या नहीं सोते? जवाब मिला यहाँ से? क्या से क्वेश्चन किया, जवाब मिला? नहीं मिला। पढ़ने वाले बच्चे क्या नहीं सोते। अगर छोटे पढ़ने वाले बच्चे अगर बात करेंगे कि क्या से क्वेश्चन क्रिया से करते हैं, अगर जवाब में आता है कि पढ़ने वाले बच्चे, तो पढ़ने वाले बच्चे हमेशा क्या है? आप यहाँ पे करता है। कर्म तो इसमें है नहीं, तो ये भी क्या हो गया आपका? अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक। पापा ने मम्मी को फोन किया। क्या किया? क्या का जवाब मिल गया? फोन किया। किसको किया? किसको किया? मम्मी को किया। दो कर्म से प्रयोग हो गए, यानी कि यही क्रिया आपकी क्या होगी? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का एक उपभेद मैंने अभी आपको बताया, द्विकर्मक। तो द्विकर्मक क्रिया यदि है तो वह क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी। इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन किस तरह से आपको उलझाते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूं यहाँ पर। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखते हैं। सकर्मक क्रिया इसमें आपको बताना है। एक शब्द दिया हुआ है, तैरना, हंसना, आना, खाना। ठीक ना। अब देखिएगा, अब हमें इसमें बताना है कि इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी है और अकर्मक क्रिया क्या है। तैरना को उठाते हैं तो तैरना के साथ कर्म का प्रयोग कभी नहीं हो सकता। आप ध्यान देंगे कि कुछ क्रियाएं सदैव जन्म से ही अकर्मक होती हैं। तो वह क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? अगर हम लिख दें कि कुछ क्रियाएं जन्म से अकर्मक होती हैं, अकर्मक होती हैं, यानी कि कर्म की कोई संभावना यहाँ पर नहीं होती है। देखिएगा, तैरना हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, आना हो गया, जाना हो गया, ठीक ना, उड़ना हो गया। ये सब जो क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं हमेशा अकर्मक क्रिया होंगी। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक ना।
इसी तरह से देखिएगा सोना हो गया, उठना हो गया, ये सब क्रियाएं क्या होती हैं, हमेशा अकर्मक होती हैं। अब देखिएगा इस ऑप्शन में देखेंगे हम, तैरना नहीं हो सकता, हंसना भी इसमें आ गया, आना भी आ गया, बच गया क्या, खाना। तो खाना का मतलब क्या हुआ, खाना जो क्रिया होती है, हम खा रहे हैं तो कुछ न कुछ तो खा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुई, कर्म की संभावना है इस क्रिया में, तो हम कह सकते हैं कि यह क्रिया क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। बाकी सभी क्रियाएं क्या होंगी, अकर्मक क्रिया होंगी। अब एक बार हम लोग देख लें, एक फैक्ट देख लें पूरा चार्ट के थ्रू। आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार में कि सकर्मक क्रिया कहाँ पे होती है और अकर्मक क्रिया कहाँ पर होती है। तो देखिएगा सकर्मक क्रिया, क्रिया के साथ यदि कर्म है तो क्या उनसे क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, क्रिया से अगर क्या लगा करके प्रश्न करते हैं, अगर उसका जवाब मिलता है या कन्फर्म जवाब मिलता है या संभावित उत्तर मिलता है तो भी क्रिया क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। क्या व किसको द्वारा क्रिया से प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो क्रिया के साथ कर्म का अभाव होता है इसमें, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि ये वाक्य में यदि क्रिया स्वतः हो रही है तो वह भी क्रिया क्या होगी, अकर्मक क्रिया। जैसे देखिएगा पेड़ से डाली टूट गई, तोड़ने का कार्य किसी ने नहीं किया, यह कार्य क्या हुआ, स्वतः हो रहा है। तो पेड़ से डाली टूट गई, या बच्चा गिर गया, तो क्या गिर गया, जवाब मिलेगा बच्चा, लेकिन क्रिया यहाँ पर क्या हुई, स्वतः हुई। ठीक, तो जब क्रिया स्वतः होती है तो उसमें कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया। अब यहाँ से अगर हम क्या से क्वेश्चन लगा करके पूछते हैं, क्या से क्या टूट गई, आता है उत्तर डाली। तो यहाँ पर यह आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा, यहाँ पर पेड़ से डाली टूट गई, क्या टूट गई, डाली टूट गई, जवाब मिला, आप सकर्मक कहेंगे, लेकिन सकर्मक एकदम गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, स्वतः हो रही है। तो क्रिया यदि स्वतः होती है तो क्रिया हमेशा अकर्मक कहलाएगी। इसके बाद क्या द्वारा क्रिया से प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया, अगर उत्तर मिल गया तो सकर्मक क्रिया। तो हम आज बस यहीं तक, अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे क्रिया के अन्य भेद के साथ। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।